आपने लंबी मंजिल को ज़हन में रखना है। इसमें कोई वन शॉट ट्रीटमेंट नहीं होता। वन शॉट, वो जो गारंटी वाली बात आप कह रहे हैं, देयर इज़ नो वन शॉट ट्रीटमेंट। वो मलेरिया में होता है, वो टीबी में होता है, वो अपेंडिक्स जब निकालते हैं डॉक्टर तो उसमें होता है कि हुन नहीं फिर कभी कटनी पाएगी। क्यों जी डॉक्टर साहब कभी अपेंडिक्स का 2 बारी ऑपरेशन तो नहीं किया। पहली चेंजेस जो आती हैं ना फिज़िकल आती हैं, और वो जो फिज़िकल चेंजेस आती हैं वो बायोकेमिकल चेंजेस हैं। यानी आप यूँ समझे कि जैसे डायबिटीज़ हो जाती है तो पहले बंदा हेल्दी होता है, तो फिर बायोकेमिकल चेंजेस आती हैं, और मेटाबॉलिक चेंजेस आती हैं तो हमें डायबिटीज़ हो जाती है। इसी तरह जब लोगों को कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है तो बायोकेमिकल चेंजेस आती हैं तो हार्ट अटैक हो जाता है। तो ये एक फ़िज़िकल बीमारी है जो दिमाग में फ़िज़िकल चेंजेस आती हैं, जिसके नतीजे में साइकोलॉजिकल रिज़ल्ट्स भी निकलते हैं। लेकिन जो असल बायोकेमिस्ट्री है जिसमें हमारा लिवर इन्वॉल्व है और वो उसका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है हमारे ड्रग्स के, ये जो शौक़ है इसको तबाह करने में, ये हमारा जिस्म है जो हमारे ड्रग्स का शौक़ तबाह करता है। अगर हमें ड्रग्स का शौक़ है तो हमें पता चले कि हमारा जिस्म ही इस शौक़ के ख़िलाफ़ है तो फिर क्या कहेंगे? ये हमारा अपना जिस्म है। अगर मुझे मिठाई का शौक़ है और मेरा अपना जिस्म ही मिठाई के शौक़ के ख़िलाफ़ हो गया, मुझे डायबिटीज़ हो गई है, तो फिर मैं किसको ब्लेम करूं? अगर मुझे शौक़ है कि मैं शराब पीऊं और मेरा लिवर ही मेरा साथ नहीं देता और मुझे पता चल गया, तो अपने शौक़ों को संभाल के रखना चाहिए ना। अगर मुझे शौक़ है गाड़ी ड्राइव करने का और मेरी नज़र ही कमज़ोर हो गई है तो फिर मुझे अपने शौक़ का कोई बंदोबस्त कर लेना चाहिए ना। लेकिन बात यह है कि ज़िंदगी ने कब ख़त्म होना है कुछ पता नहीं। तो जिस चीज़ का कुछ पता ही नहीं कि ज़िंदगी ने कब ख़त्म होना है, तो उसको हम ये फ़र्ज़ कर सकते हैं कि अभी ये चल रही है, और अभी जब तक ये चल रही है तब तक हमने अच्छे तरीके से इसको चलाना है। क्योंकि देखिए, अगर आज शाम मौत का फरिश्ता आ जाता है और कहता है कि लो जनाब आ गया हूँ मैं तो चले मेरे साथ, तो अब आप क्या खप डालेंगे? आप बोलेंगे अच्छा जी चलो फिर, ठीक है। हत्ता कि आपके इलाके का SHO आ जाए तो कहेगा जी चलो चलो, तो क्या होगा? आप कहेंगे अच्छा जी चलो, ठीक। अच्छा, लेकिन फ़र्ज़ करें अगर नहीं आता मौत का फरिश्ता तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे, क्योंकि आपका जो प्लान A है और जो प्लान B है वो दोनों ही रेडी हैं। अगर आपका प्लान A और प्लान B रेडी है तो आपको कोई टेंशन नहीं। टेंशन सिर्फ उनको होती है कि जिनका कोई प्लान B नहीं होता, बस टेंशन सिर्फ उनको होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी टेंशन ख़त्म हो जाए तो आप एक प्लान A रखें और हमेशा एक प्लान B रखें कि जब तक ज़िंदगी है इसको बेहतरीन गुजारना है, और अगर ये फ़ानी है और ये जानी है तो फिर कहते हैं अच्छा जी चलो। वालिदैन अनेबलिंग छोड़ दें और प्रोवोकिंग छोड़ दें, ना बुरा भला कहें और ना रेस्क्यू करें। जो भी मेरिट बनता है ना उस बच्चे का, उसको मेरिट के मुताबिक ट्रीट करें। घर में सब बच्चों को मेरिट के मुताबिक ट्रीट करें। जिसका जो मेरिट बनता है उस बच्चे के साथ वो सलूक करें। लेकिन अमूमन वालिदैन मेरिट के मुताबिक ट्रीट नहीं करते। जो बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक चल रहे होते हैं उनकी तरफ आंख उठा के नहीं देखते, और उस बच्चे के ऊपर अनायात की बारिश कर रहे होते हैं कि जो एडिक्शन में है और रोज़ाना मुसीबतों में फंसता है, और उसको जा के छुड़ाते हैं। तो मुझे ये बताइए कि जब आप रिवॉर्ड करेंगे उस बच्चे को तो बाकी बच्चे क्या महसूस करेंगे, और जिस बच्चे को आप रिवॉर्ड करेंगे वो क्या महसूस करेगा कि मेरा कोई नुकसान हो रहा है, मेरा कोई नुकसान हो रहा है। तो फिर हम अपने बच्चों को मेरिट से क्यों महरूम रखते हैं? हम गैरों को मेरिट देते हैं। वर्क प्लेस पे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वर्क प्लेस पे मेरिट देते हैं। जहां आप वर्क प्लेस पे हैं आप हत्तुल इम्कान वहाँ तकरीबन मेरिट दे रहे होते हैं। गैरों को आप मेरिट दे रहे होते हैं, और ख़ास अपने घर के बच्चों को आप मेरिट यानी कर रहे होते हैं, उनको ग्रेस मार्क्स दे रहे होते हैं। ग्रेस मार्क्स 30 से 33 कर रहे होते हैं। ये बात ठीक है? 30 से किधर? 25 से 33? ओ 0 से 33 कर। अच्छा मुझे बताइए, आपको 30 से 33 किया गया कि 25 से 33 किया गया कि 15 से 33 किया गया?
कहाँ से पकड़ के आपको 33 किया गया, या 33 किया गया, या 70 किया गया और 80 किया गया? 0 से 70। लेकिन अगर इसमें आपकी जान को खतरा हो तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? क्योंकि अगर कोई बंदा 0 से 80 दे रहा है और उस बंदे की जान को खतरा होता है, जैसे कि खतरा एक दिन हो गया था, वो बहुत ही अल्लाह ने करम किया, हम सबको तौफीक दी कि हम कुछ ना कुछ कर पाए। हमारे पास पेशेंट जो आ रहे होते हैं वो बहुत ही डिफरेंट डायर सर्कमस्टांसेस से आ रहे होते हैं। वो रिस्ट स्लैशिंग्स कर रहे होते हैं, अपने हाथों को काट रहे होते हैं। आपको लगता है जो बंदा अपने हाथों को काटता है उसकी ज़हनी सेहत कैसी है? और जो बंदा अपने माँ बाप को धक्के दे रहा है, लड़ाइयाँ कर रहा है या गन जमा करके रखता है, आपने कभी सोचा कि घरों में गन्स क्यों रखें? ये बताए कोई फ़ायदा? देखिए, मैं 2 बातें जानता हूँ। लोग गन्स रखते हैं शिकार के नाम पे, और लोग घर में एक कमरा रखते हैं जिसको स्टडी रूम कहते हैं, जिसमें कोई किताबें नहीं होती, वहाँ शराब पी जाती है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो रियासत आप जिसमें रहते हैं, आप उस रियासत पे भरोसा करते हैं। और जो गन्स होती हैं, पिछले 10 साल में या 20 साल में या 30 साल में मैंने कभी नहीं देखा कि जो लोग गन्स रखते थे अपने सेल्फ प्रोटेक्शन के नाम पे वो बच गए। ना वो बचे, ना दूसरे लोग बचे। जिन लोगों की भी दुश्मनियां होती हैं वो मौका निकाल के ज़िंदगियों को, चिराग जो है ज़िंदगियों के, वो गुल कर देते हैं। जो चीज़ भी आप रखेंगे ना वो आप इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। इंसान की नेचर है कि जो चीज़ भी उसके पास होती है वो इस्तेमाल करता है। तो आज का जो लास्ट पैगाम है जो मैं आपको देना चाहता हूँ वो ये है कि अपने घरों से गन्स को दूर कर दें। और अब आप कहेंगे कि फिर हम अपना तहफ़्फ़ुज़ कैसे करें, तो आप बताइए कि दूसरे तरीक़ों से। देयर आर सो मेनी वेज टू डू इट। दूसरे तरीके, तीसरे तरीके, चौथे तरीके, 5वें तरीके। चंद चीज़ें जो आज मैं दोहरा देता हूँ। घरों से असले निकाल दें, घरों में मेरिट को दाखिल कर लें, समझदारी और बातचीत को दुनिया का सबसे ताकतवर टूल समझे। समझदारी और बातचीत। कोई आपसे लड़ेगा नहीं अगर आप समझदार हैं। कोई आप पे हमला नहीं करेगा अगर आप समझदार हैं। कोई आपकी बेइज्जती नहीं करेगा अगर आप समझदार हैं, क्योंकि दूसरों से ये काम करवाने के लिए आपको थोड़ा सा हिस्सा डालना पड़ता है। एक बंदे से बेइज्जती करवाने के लिए, उससे मार खाने के लिए, उससे नुकसान उठाने के लिए हमें एक अपना छोटा सा रोल प्ले करना पड़ता है, छोटा सा हिस्सा डालना पड़ता है। वो हिस्सा डालने से टोटल इनकार कर दें और आंखें झुका के सोच विचार करें, दिल के अंदर कोई नए सॉल्यूशंस पैदा करें और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ इंसाफ करें, उनके साथ मेरिट के मुताबिक चलें और उनकी इज़्ज़त करते रहें और उन्हें कैपेबल समझते रहें। अपने दिल को ठंडा रखें, अपने दिल को मजबूत रखें और 2 जगहों पे कभी मिन्नत समाजत ना करें। एक औलाद के सामने, दूसरा सबॉर्डिनेट्स के सामने। इट डज़ंट वर्क एट दिस डोर। यानी औलाद के साथ मिन्नत समाजत कभी काम नहीं करती और सबॉर्डिनेट्स के साथ जो आपके मुलाजम हैं उनके साथ मिन्नत समाजत नहीं काम करती। इन दोनों जगहों पे काम करती है अगर कोई चीज़, तो वो ये है कि आप दिल से इज़्ज़त करें, दिल से इज़्ज़त करें औलाद की भी और सबॉर्डिनेट्स की भी, और उनको कैपेबल समझें, उनको आप कैपेबल समझें, उनको आप ऐसा समझें कि उनको पता चले कि आप उन्हें कैपेबल समझते हैं। और अगर किसी को ये पता चले कि आप उन्हें कैपेबल समझते हैं तो वो आपका बहुत ममनून होगा, क्योंकि ये इंसान का सबसे बड़ा एक नुक्ता है कि लोग उसे कैसे समझते हैं, कैपेबल समझते हैं। मैं कंपैरेटिव मेरिट की बात नहीं कर रहा कि आप कहें कि अपने चचा के बेटे को देखो, फलां को देखो, बड़ी बहन को देखो, मैं वो नहीं कह रहा। आप बराह रास्त उस बंदे से बात कर रहे हैं और आप उसे बिल्कुल नहीं कहेंगे कि तुम बड़ी बहन के मुकाबले में कैपेबल नहीं हो, क्योंकि जो ही आप कहते हैं ना कि वो बड़ी बहन को देखो तो आप कह रहे होते हैं कि तू तो किसी काम का नहीं। तो अपने बच्चे को कभी भी कंपैरिजन में लाके छोटा ना बना दें। लेकिन मेरिट का मतलब कुछ और था। मेरिट का मतलब ये था कि जो वो डिज़र्व करता था अपने एक्ट के मुताबिक
उसी के मुताबिक आप उसे रिवॉर्ड कर देते हैं या रिवॉर्ड होल्ड कर लेते हैं। मैं पनिशमेंट का कायल नहीं हूँ, आप रिवॉर्ड करते हैं या रिवॉर्ड होल्ड कर लेते हैं। और रिवॉर्ड होल्ड करने का मतलब यह है कि वो पक्का ही आप कॉन्फिस्केट नहीं कर लेते, आप वो रिवॉर्ड होल्ड करके कहते हैं देखो ये मेरी मुट्ठी में क्या है, आप उसे बताते रहते हैं कि रिवॉर्ड मेरे पास। हाँ, और किसी दूसरे से कंपैरिजन करना, भाई बहन से भी, कज़न से, हमसाये से, किसी और से कंपैरिजन करना, उस बंदे को फ़ायदा कोई नहीं होता जिससे आप कंपैरिजन कर रहे होते हैं, और उस बंदे को नुकसान हो जाता है जो आपके सामने बैठा होता है। ये तो ऐसे ही है कि जैसे बीवी के साथ बैठ के आप टीवी देख रहे हो तो कह रहे हो किड्डी सोनी है न्यूज़ एंकर। इट डज़न्ट वर्क, इट डज़न्ट वर्क दैट वे। इसको हम कहते हैं कि एक्सीलेंस पे काम करें। एक्सीलेंस होती है जैसे कि आप बेकिंग के लिए कोई केक रखते हैं या कोई बन रखते हैं ओवन में, और उसके बाद आप देखते हैं कि वो अंदर से उभरना शुरू करता है। उसके अंदर यीस्ट होता है, उसके अंदर कोई गुण होते हैं कि जब आंच लगती है तो वो उभरता है। तो हमारे बच्चे भी इसी तरह होते हैं कि उनके अंदर हमारी जीन्स होती है, उनके अंदर गुण होते हैं, और जब उनको ज़माने की आंच लगती है, और सबसे पहली आंच हमेशा वालिदैन को देनी चाहिए बच्चे को, ताकि एक दफ़ा वो वहीं खिल जाए। और ज़माने की आंच जब उनको लगती है तो वो उभर कर अपना रंग ज़ाहिर करते हैं, और सबसे पहली निशानी होती है कि उनसे खुशबू आने लगती है। जो चीज़ भी पर्सनल एक्सीलेंस में जाती है उसमें से खुशबू आने लगती है। और वालिदैन को पर्सनल एक्सीलेंस पे काम करना चाहिए जो उस बच्चे का पोटेंशियल है। अगर एक बच्चे में बॉक्सर बनने का पोटेंशियल ही नहीं है तो आप जितना मर्ज़ी कहें कि तुम्हारा भाई बॉक्सर है तो तुम भी बॉक्सर बन जाओ, तो वो नहीं बनेगा। एक बच्चे में अपना पोटेंशियल है, वो वकील अच्छा बन सकता है, तो आप उसे कहें नहीं तुम डॉक्टर अच्छे बन सकते हो, तो नहीं, जो वो बन सकता है, जो उसके अंदर एक गुण है, या उसके अंदर जो यीस्ट है, या उसके अंदर जो दम है, उसको बाहर निकलने का मौका। नहीं, वो छोटे बच्चे को अमूमन हम थक गए होते हैं, छोटे बच्चे के बारी आते तक वालिदैन जड़े ने ना वो खप खप के तप के थक गए होते हैं। तो छोटा बच्चा वो एवं निगलेक्ट सा हो जाता है। वो लाडले सब होते हैं, बच्चे होते ही लाडले हैं। देखिए ना, बच्चे जो हैं हमारे खिलौने होते हैं, पर हमें चाहिए कि उनको इंसान समझे, उन्हें खिलौना ना समझे। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।